गुड मॉर्निंग साथियों। अपॉर्चुनिटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों का जो प्यार जो हमें मिल रहा है इस चैनल पे, हम सब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप आगे भी इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहें। और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश और खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश आप सभी को पता है और रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने राजस्थान तथा भारत के इतिहास को मिक्स करके आज हमें पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए, छोटी सी एक पहले बात बता देता हूँ मैं आपको कि रणथंभौर का जो चौहान वंश का जो शासक है ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज है। और पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद में गोविंदराज शासक बना और शासक बनने के बाद में गोविंदराज ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली। तो गोविंदराज को मोहम्मद गोरी ने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में जो गोविंदराज है ये गोविंदराज 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। तो चौहान वंश का रणथंभौर का संस्थापक है गोविंद राज, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि गोविंदराज के बाद में जो शासक था वो शासक कौन था। देखो दोस्तों, गोविंदराज के बाद में जो शासक बना, इस शासक का नाम है वल्लभ देव। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोविंदराज ने जो अधीनता स्वीकार की थी, अधीनता स्वीकार किसकी की थी? मोहम्मद गोरी की। और मोहम्मद गोरी ऑप्शन के साथ में अगर एवं भी अगर आ जाए तो हमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। वल्लभ देव के समय शासक जो था वो था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश गुलाम वंश के थे। और इसी इल्तुतमिश ने वल्लभ देव पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में इसने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। तीसरे शासक की हम बात करता हूं तो उस शासक का नाम है वीर नारायण। दोस्तों याद रखना है, वीर नारायण के समय भी इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था रणथंभौर पर, और रणथंभौर पर आक्रमण करने के बाद में वीर नारायण की इसमें एक बार की जीत हो जाती है, परंतु इल्तुतमिश ने वीर नारायण को बुलाकर धोखे से इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। यह आपको याद रखना है दोस्तों। और ऐसा कहा जाता है कि जब इसने जीत प्राप्त कर ली थी फिर इसकी हत्या क्यों हुई? क्योंकि यह एक डरपोक और कमजोर शासक था। फिर हम दोस्त बात करते हैं नेक्स्ट चौथे की, और उसका नाम है बाघभट्ट। दोस्तों सेकेंड ग्रेड के पेपर में बाघभट्ट का सवाल पूछा जा चुका है और यही सवाल आपत्ति के अंदर गया। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। बाघभट्ट के समय इल्तुतमिश के ही राजवंश की रजिया सुल्ताना ने आक्रमण किया। रजिया सुल्ताना ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और बाघभट्ट को जंगलों में जाना पड़ा और वहां पर शरण लेनी पड़ी। परंतु दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है, रणथंभौर के चौहान वंश का प्रथम प्रतापी जो शासक था ये भी हमारे बाघभट्ट ही थे। प्रतापी शासक रणथंभौर का सबसे बड़ा जो है वो बाघभट्ट थे। रजिया सुल्ताना दोस्तों याद रखना है, आरपीएससी के द्वारा रजिया सुल्ताना को ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से आंसर सही माना गया। उसके बाद में एक और जो शासक है, इस शासक का नाम है जैत्र सिंह, और इसी जैत्र सिंह को कहा जाता है जय सिम्हा। दोस्तों याद रखना है, जैत्र सिंह के समय जो आक्रमण करने वाला था उस आक्रमणकर्ता का नाम था नसीरुद्दीन, और इस नसीरुद्दीन का नायब ए ममालिक एक पोस्ट होती है दोस्तों, दीवान की पोस्ट, नायब ए ममालिक, और इसका नाम आप लोग सब जानते हैं, वो है बलबन। और इसी बलबन ने जैत्र सिंह पर आक्रमण किया, और बलबन ने जैत्र सिंह पर आक्रमण किया और सबसे पहले बलबन ने जाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया और जाइन का दुर्ग जीत लिया। परंतु बलबन रणथंभौर के दुर्ग को जीतने में असमर्थ हुआ। याद रखना है दोस्तों, बलबन ने यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। जैत्र सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है, इस जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासन काल जो है, और इसी शासन काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। और आने वाले जो इनके पुत्र का नाम है हमीरदेव सिसोदिया, और इन्हीं हमीरदेव सिसोदिया के द्वारा जैत्र सिंह की स्मृति में रणथंभौर में
32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। दोस्तों याद रखना, ये भी हमारे एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। 32 खंभों की छतरी है वो बनाई थी हमीर देव चौहान ने। और याद रखना है, इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, हमीर देव। याद रखना है दोस्तों, न्याय यहीं पर करता था। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमीर देव चौहान। याद रखना, रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक, और इसी शासक ने सबसे ज्यादा रणथंभौर पर कार्य किया। दोस्तों याद रखना है, हमीर देव सिसोदिया वर्सेज हम खिलजी वंश भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमीर देव की छोटी सी जानकारी हम देखते हैं क्या है। देखो दोस्तों, हमीर के पिता का नाम तो आप सबको पता है, जैत्र सिंह है। फिर बात करते हैं हमीर की माता का नाम, और इसकी माता का नाम है हीरा देवी। फिर हम बात करते हैं हमीर की पत्नी का नाम, और हमीर की पत्नी का नाम आप सब लोग जानते हैं, रंग देवी। और कई कई किताबों में दोस्तों लिखा हुआ भी है गंग देवी भी, तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। फिर इनकी एक पुत्री थी, और इन पुत्री का जो नाम था उसका नाम था देवल दे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार एग्जाम में सवाल पूछा जा सका इनका दरबारी विद्वान के बारे में। दोस्तों इनका दरबारी विद्वान था जिसका नाम था बीजादित्य। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना, बेसिक से सवाल पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। 1282 से लगाकर 1301 तक इसका शासनकाल है। इनके पिता का नाम जैत्र सिंह, माता का नाम हीरा देवी, इनकी पत्नी का नाम रंग देवी, इनकी पुत्री का नाम देवल देवी, और इनका दरबारी विद्वान है ये बीजादित्य। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, तो 2 बार एग्जाम में पूछे जा चुका है, आरपीएससी का सबसे फेवरेट सवाल है हमीर देव चौहान के द्वारा। देखो दोस्तों, हमीर देव ने चित्तौड़, मांडलगढ़ और गुजरात पर विजय प्राप्त की, और इसके आसपास के सारे क्षेत्रों को हमीर ने जीत लिया। और दोस्तों जब हमीर ने ये क्षेत्र जीत लिया, तो हमीर के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया, और उस यज्ञ का नाम है कोटीय जन यज्ञ। दोस्तों ध्यान रखना है, कोटीय जन यज्ञ। और ये जो यज्ञ है ये अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, और आप सब लोगों को पता है अश्वमेध यज्ञ क्या है। और जो सवाल एग्जाम में ये पूछा गया कोटीय जन यज्ञ, और दूसरा सवाल जो पूछा गया है, इस कोटीय जन यज्ञ के राज पुरोहित का क्या नाम है। तो दोस्तों इनके राज पुरोहित का नाम था विश्वरूप। विश्वरूप था इनके राज पुरोहित का नाम। कोटीय जन यज्ञ करवाया, चित्तौड़, मांडलगढ़, गुजरात जीत के उपलक्ष्य में। दोस्तों आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमीर देव के वो अभियान जहां से ज्यादा सवाल बनते हैं, और सबसे ज्यादा जो इसका इतिहास है वो इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों जब रणथंभौर के प्रारंभिक शासक थे, उस समय गुलाम वंश के शासकों ने आक्रमण किए थे, परंतु इनकी रणथंभौर के शुरुआती शासकों की इतने ज्यादा हिस्ट्री हमें मिलती नहीं है, परंतु सबसे ज्यादा जो हिस्ट्री जो है वो हमीर देव चौहान के बारे में मिलती है। और हमीर देव चौहान का जो कार्यकाल आपको पता है 82 से लगाकर 1301 तक है दोस्तों। वो यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो देखो दोस्तों, एक है वो है जलालुद्दीन खिलजी वंश का, और इस जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है, ये शासनकाल है 1290 से 1296 तक। उसके बाद में इसका भतीजा, इसका दामाद है, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, और इस अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से लगाकर 1316 तक। तो दोस्तों देखो 1301 और यहाँ पर 1316, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मामला जरूर अलाउद्दीन और जो जलालुद्दीन है ये गड़बड़ करेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है हम लोगों को। 2-3 बार ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं जलालुद्दीन खिलजी को लिख रहा हूं दोस्तों जेके, और इस जेके का जो आक्रमण, जलालुद्दीन का जो आक्रमण किया गया वो 1291 और 1292 2 बार इसके द्वारा आक्रमण किए गए। दोस्तों याद रखना है, कई किताब में 1290 भी लिखा हुआ है, परंतु जो ऑथेंटिक है 1291 और 1292। देखो दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहले जब आक्रमण करता है तो इसके द्वारा एक दुर्ग जीता जाता है, और वो दुर्ग है यह है जाइन का दुर्ग।
और इसी दुर्ग को श्रीपंत दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों, श्रीपंत दुर्ग भी इसको कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, रणथंभौर के दुर्ग में अगर घुसना है तो सबसे पहले चाबी जाइन के दुर्ग में मिलेगी आपको। जाइन का दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग की चाबी। तो सबसे पहले जाइन का दुर्ग जलालुद्दीन खिलजी ने जीत लिया। दोस्तों याद रखना है, जब दूसरी बार आक्रमण करते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी लगभग 4 महीने तक रणथंभौर जो दुर्ग है इस पर घेरा डाले हुए रहता है, परंतु इसको कोई तरह की सफलता नहीं मिलती है। पर दोस्तों ध्यान रखना है, संघर्ष तो बराबर चल रहा था। इसी समय याद रखना, हमीर देव सिसोदिया का एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम था गुरुदास सैनी। और इसी गुरुदास सैनी की यहाँ पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है। और 1291 1292 लगभग 4 महीने तक जलालुद्दीन जी यहाँ पर घेरा डाले हुए रहे। आखिरकार जलालुद्दीन इतना ज्यादा परेशान हो गया, इसने जलालुद्दीन ने अपने सेनापति जिसका नाम था मलिक अहमद चप, इसी मलिक अहमद चप को बुलाकर ये कहा कि अब हम लोगों को यहाँ पर बोरिया बिस्तर बांध के वापस दिल्ली चला जाना चाहिए। मलिक अहमद चप ने वापस जलालुद्दीन खिलजी से बोला कि साहब हम दिल्ली चले तो जाएंगे, परंतु हम अपनी सेना को जवाब क्या देंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इतिहास प्रतीत कथन बोला कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। दोस्तों कई बार एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछा जा चुका है। जलालुद्दीन खिलजी का कथन था ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। दोस्तों ध्यान रखना है, ये जलालुद्दीन खिलजी वापस से वो चले जाते हैं दिल्ली। अब दोस्तों देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है, अब जो बंदा आएगा उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें याद रखनी है, वो देखें वो दोस्तों क्या है वो जानकारी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। दोस्तों शुरुआत करेंगे सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी शासक कैसे बनता है। शासक बनने से पहले हमें एक चीज ये यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एग्जाम में सवाल हमें हमीर देव से भी पूछ सकता है, अलाउद्दीन से भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलाउद्दीन की। तो अलाउद्दीन का सबसे पहला अभियान कौन सा था? अलाउद्दीन का सबसे पहला अभियान कौन सा था? दोस्तों जिस समय ये शासक नहीं बना था उस समय जलालुद्दीन खिलजी, याद रखना अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी है और दामाद भी है। तो यहाँ पर पहले अभियान पर इसको भेजा था, याद रखना। और इस अभियान को कहा जाता है मणिकपुर का अभियान। और इसी मणिकपुर अभियान पर इसलिए भेजा था दोस्तों, एक जलालुद्दीन खिलजी आप सब जानते हैं इसका विद्रोह कर दिया किसने, तो वो किया था बलबन, और एक बलबन के रिश्तेदार था और उस रिश्तेदार का नाम था मलिक छज्जू। और इसी मलिक छज्जू ने दोस्तों विद्रोह कर दिया था जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी मणिकपुर आते हैं और आने पर संघर्ष होता है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की हो जाती है विजय, और इसको मलिक छज्जू को पकड़ कर लेकर जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी के पास में। और जलालुद्दीन के पास में ले जाने के बाद में दोस्तों याद रखना है जलालुद्दीन ने मलिक छज्जू को फिर से आजाद कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अलाउद्दीन खिलजी होता सीधा मौत के घाट उतार देता। और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर विजयी होते ही याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को मणिकपुर का सूबेदार बनाया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान रखना, पहले ही अभियान में मणिकपुर का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। अब हम दोस्तों बात करते हैं दूसरी, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने जलालुद्दीन खिलजी को कैसे मारा। इसने जलालुद्दीन खिलजी को कैसे मारा दोस्तों, ये बात करते हैं। देखो जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा अपने ससुर की हत्या कर दी। देखो दोस्तों, हत्या करने का मेन उद्देश्य बताता हूं मैं क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने बिना पूछे जलालुद्दीन के महाराष्ट्र पर आक्रमण किया और महाराष्ट्र पर एक स्थान है जिसका नाम है देवगिरी, और इसी देवगिरी का शासक था जिसका नाम था रामचंद्र यादव, और इस रामचंद्र यादव को हरा दिया और हराने के बाद में यहां से अथाह धन लूटा, और धन लूटने के बाद में दोस्तों ये तो चला गया, और चला जाने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी को नहीं बताया कि हमने ये कार्य किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी कैसे भी करके चाहता था कि वो किसकी हत्या करे, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करे। दोस्तों ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कैसे होती है। अलाउद्दीन खिलजी के एक बहुत ही अजीज मित्र थे जिसका नाम था इख्तियार हुद नाम था दोस्तों, और इसी इख्तियार हुद ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया और जलालुद्दीन खिलजी को ये कहा कि अलाउद्दीन खिलजी लूटा हुआ धन जो है ये आपको सुपुर्द करना चाहता है तथा आपके अधीनता फिर से स्वीकार करना चाहता है। बेचारा जलालुद्दीन ने सोचा होगा मेरा भतीजा मेरा दामाद ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इख्तियार हुद की सहायता से, याद रखना दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। दोस्तों ध्यान रखना, देवगिरी महाराष्ट्र पर आक्रमण किया था रामचंद्र यादव, और इसी रामचंद्र यादव को लूटा था अलाउद्दीन खिलजी ने, और जितना सारा पैसा था वो सारा ले गए। दोस्तों फिर बात करेंगे हम 1299, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, और ये कहानी हमीर देव सिसोदिया से चालू कैसे होती है। अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर जो आक्रमण करता है उसके मुख्य कारण क्या है, तो 1299 सबसे पहला जो कारण है दोस्तों याद रखना है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं दोस्तों, समझ लो, ये हमारा राजस्थान का नक्शा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरी थोड़ी सी चित्रकला कमजोर है तो मैं आपको इसमें समझा रहा हूं। और यहां पर जो हमारे साथ में है वो है दिल्ली, और दिल्ली का जो शासक था, इस शासक का नाम आप सबको पता है अलाउद्दीन खिलजी, और इस अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, उसका नाम था उलुग खां और दूसरा नुसरत खां। दोस्तों अलाउद्दीन के दो सेनापति थे, उलुग खां और नुसरत खां, और इन दोनों सेनापति जो है, इन दोनों सेनापतियों को कहा था कि यहाँ पर गुजरात, और इसी गुजरात पर क्या करना है, इनको आक्रमण करना है। दोस्तों याद रखना है, गुजरात पर इनको क्या करना था, आक्रमण करना था। तो अलाउद्दीन के ये दोनों सेनापति, तो ध्यान रखना अलाउद्दीन के दो और सेनापति थे जो नव मुसलमान थे, चंगेज जो खां था उनके शासक थे, एक का नाम था मोहम्मद शाह और दूसरे का नाम था के हबरू। ये दोस्तों जो अपन बात कर रहे हैं, ये पद्मनाभ की पुस्तक जो है कानड़ दे सोनग्रा के अनुसार हम लोग ये बात कर रहे हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। मोहम्मद शाह और के अबरू, और इन दोनों को बोला कि दोनों की सेनाएं जाएगी एक साथ और गुजरात जाने के बाद में यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर लूटेगी। और गुजरात का जो शासक था इसका नाम था कर्ण बघेल। दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। ये जो मोहम्मद शाह और इनकी दोनों संयुक्त सेना है, ये आ रही थी, यहाँ पर बीच में था जालोर, और इन दोनों की जो सेना पहुंचती है जालोर, और जालोर पहुंचने पर जालोर का जो मेन शासक होता है ये होता है कानड़ दे सोनगरा। और इस कानड़ दे सोनगरा ने अलाउद्दीन के सेनापतियों को मना कर दिया कि आप लोग हमारे जालोर से नहीं निकलोगे। इसका कारण उन्होंने ये बताया कि आप इतनी सेना लेके जाओगे, हमारे सारे खेतों को आप क्या कर दोगे, नुकसान कर दोगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो ये सेनापति थे वापस यहाँ है चित्तौड़, और चित्तौड़ का शासक था समर सिंह, और इसकी आज्ञा से अलाउद्दीन के सेनापति चलते हैं चित्तौड़। याद रखना दोस्तों, चित्तौड़ से निकलते थे, परंतु यहाँ पर चित्तौड़ के द्वारा बहुत ही ज्यादा इनसे टैक्स वसूला जाता है। कोई बात नहीं, इन्होंने टैक्स तो दे दिया। अब गुजरात के जो शासक थे, ये शासक थे कर्ण बघेल। भयंकर युद्ध हुआ और कर्ण बघेल इसमें हार गया। और कर्ण बघेल जब ये युद्ध हारा, दोस्तों ध्यान रखना, जब कर्ण बघेल युद्ध हारा तो कर्ण बघेल अपनी पुत्री का नाम है देवल देव, और इस पुत्री के साथ में भाग गया।
कहाँ भागा दोस्तों, ध्यान रखना, महाराष्ट्र के देवगिरी भाग गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान रखना। और यही कर्ण बघेल ने अपनी पत्नी को कहाँ छोड़ दिया, गुजरात में, और इसी पत्नी का नाम था कमला। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कमला कर्ण बघेल की पत्नी। कर्ण बघेल हार गया, अथाह धन लूटा, और यहाँ पर शिवलिंग के 5 टुकड़े इन्होंने कर दिए। और उलूग खां जो है उसकी नजर पड़ी कमला पर, और कमला का अपहरण कर लेता है उलूग खां। अब देखो दोस्तों, 2 मिनट के लिए हम इसी को यहीं पर रोकते हैं, बात करते हैं कि ये लोग वापस निकल रहे होते हैं जालोर। ये दोनों वापस जालोर जा रहे होते हैं, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन उल्लू खां के सेनापति। दोस्तों यहाँ पर धन को लेकर इनका विवाद हो जाता है, और यहाँ पर कानरदेव सोनग्रा के 2 सेनापति थे, एक का नाम था जेता और दूसरा का नाम था देवड़ा। और इन दोनों को कानरदेव ने बोला कि तुम लोग इन पर क्या करोगे, नजर रखोगे। तो जेता और देवड़ा ने देखा ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो जैसे ही सूचना कानरदेव चौहान सोनग्रा को दी जाती है, और कानरदेव सोनग्रा को जैसे ही सूचना मिलती है, जेता और देवड़ा भी इनके आक्रमण कर देते हैं। और याद रखना दोस्तों, यह आक्रमण हो तो जाता है, परंतु जितना जो लूटा हुआ धन था ये सारा कानरदेव सोनग्रा ले लेता है। और एक इनके शिवलिंग के 5 टुकड़े किए हुए थे, और उन 5 टुकड़ों को भी ये कानरदेव ले लेता है। और यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है कि मोहम्मद शाह और के गबरू, ये दोनों उलूग खां से है वो हार जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ध्यान रखना, उलूग खां वापिस कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, सारी बातें बताते हैं। और यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था मोहम्मद शाह, दूसरे का नाम था के गबरू। और यहाँ पर पड़ता है रणथंबोर, और इस रणथंबोर का शासक था हमीर। और मोहम्मद शाह और के अबरू है हमीर के यहाँ पर ले लेते हैं शरण। दोस्तों याद रखना, जैसे ही शरण लेते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी हमीर को बहुत बोलता है कि आप मेरे इन विद्रोहियों को छोड़ दो, परंतु हमीर ये कहता है कि शरणागत की रक्षा करना मेरा परम गरम कर्तव्य है। तो कानरदेव सोनग्रा पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई उसके अनुसार दोस्तों याद रखना है, शरण दी गई, और उस शरण में सबसे ज्यादा है वो किसको नुकसान होगा, हमीर को नुकसान होने वाला है। दोस्तों कानरदेव सोनग्रा के अनुसार तो हमें पता चल गया के अबरू और मोहम्मद शाह को क्या दी थी, शरण दी थी। दूसरी बात जो बताता है वो है अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो के अनुसार दोस्तों ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो यही है, अमीर खुसरो का कथन था कि अलाउद्दीन खिलजी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से इसने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। राजनीतिक महत्वाकांक्षा सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो तीसरा आता है जियासुद्दीन बर्नी, और इस बर्नी ने भी यही कहा कि अलाउद्दीन खिलजी है वो साम्राज्यवादी विस्तार चाहता था, और इसी साम्राज्यवादी विस्तार की वजह से इसने अमीर पर आक्रमण किया। चौथी बात अपन करते हैं दोस्तों, चंद्रशेखर जानते हैं सब, और इस चंद्रशेखर की किताब है जिसका नाम है हमीर हट। और इसी हमीर हट के अनुसार दोस्तों ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना, और इस चिमना बेगम का जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये चल रहा था दोस्तों ध्यान रखना मोहम्मद शाह के साथ में। और ऐसा कहा जाता है हमीर और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद शाह बहुत ही अच्छे दोस्त थे, परंतु प्रेम प्रसंग की बात आती है तो मामला थोड़ा सा यहाँ पर हो जाता है गड़बड़। मोहम्मद शाह चिमना बेगम को भगाकर ले जाता है हमीर के यहाँ, और रणथंबोर में इसको दे देता है शरण। और जैसे ही रणथंबोर में शरण देता है एक व्यक्ति है जिसका नाम है के हबरू, और ये के हबरू भी कैसे भी कर भागकर वापस कहाँ चला जाता है, रणथंबोर चला जाता है। और दोस्तों वही बात है, फिर से इसने शरण दी, अलाउद्दीन ने वापस कहा कि विद्रोहियों को छोड़ दो, परंतु दिखती बात है हमीर ने कहा कि एक ही बात है, शरणागत की रक्षा करना मेरा परम धर्म कर्तव्य है। तो दोस्तों ये इतने सारे कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और दोस्तों देखो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कैसे किया ये हम पूरा जानते हैं, रणथंबोर के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, खिलजी वंश का था अलाउद्दीन खिलजी, और रणथंबोर का था हमीर। और हमीर के 2 सेनापति थे, एक सेनापति का नाम था धर्म
सिंह और दूसरे का नाम था भीम सिंह। और इधर अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उलुग खां, नुसरत खां, और तीसरा इनका सहयोगी था वो था अलप खां। दोस्तों याद रखना है, बात है सन 1301 की, और इसी 1301 में सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो आक्रमण किया उलुग खां, नुसरत खां, अलप खान ने, और जाइन के दुर्ग पर इनका अधिकार हो गया। जैसे ही जाइन के दुर्ग पर इनका अधिकार होता है, पीछे हमीर के दोनों सेनापतियों को पता चलता है, धर्म सिंह और भीम सिंह, दोस्तों इन दोनों ने वापस इस जाइन के दुर्ग पर आक्रमण करके इनको फ्री करवा दिया, और उलुग खां, नुसरत, अलप खां भाग गए। दोस्तों ध्यान रखना, जैसे ही भागे, जाइन के दुर्ग से लूटा हुआ जितना भी माल था वो धर्म सिंह और भीम सिंह ने आपस में बांट लिया और रणथंभौर के लिए रवाना हो गए। पीछे से फिर से उलुग खां, नुसरत खां जाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों आगे परिणाम बहुत ही खतरनाक होते हैं। हमने पहले आपसे बात की थी दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय, और पृथ्वीराज तृतीय ने भी मोहम्मद गोरी जो भाग रहा था उसका पीछा नहीं किया। उसके बाद में दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे भी इसने धर्म सिंह भीम सिंह ने पीछा नहीं किया। फिर हम बात करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध में, वहां पर भी जो महाराणा प्रताप ने वो मान सिंह का पीछा नहीं किया। दोस्तों ध्यान रखना है, इसी वजह से सबसे बड़ा जो मामला ऐसा हुआ। अब देखो दोस्तों जाइन के दुर्ग पर फिर से किसका हो जाता है, उलुग खां का आक्रमण हो जाता है। अब कैसे करके सूचना मिलती है इन दोनों को, तो भीम सिंह धर्म सिंह को बोलता है कि लूट का जितना भी माल है आप लेके चले जाइए, और भीम सिंह वापिस आते हैं जाइन के दुर्ग में। और जैसे ही जाइन के दुर्ग में आते हैं, अलप खां ने इस जाइन के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं और भीम सिंह इसमें वीर गति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों सूचना मिलती है, धर्म सिंह पहुंचता है हमीर के पास में, और लूटा हुआ धन हमीर देखते ही सबसे पहले बहुत ज्यादा परेशान होता है, और ऐसा कहा जाता है हमीर ने धर्म सिंह को दंड दिया, और दंड देने के बाद में इसका जो है वो सरिये से इसकी आंखें भी फुड़वा दी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जाइन के दुर्ग पर आक्रमण हो गया, इनका जो है सबसे ज्यादा महत्व बढ़ गया। अब ये स्वयं जो है ये अब रणथंभौर पर आक्रमण की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखना है रणथंभौर पर किस तरह का आक्रमण होगा। देखो दोस्तों मेरी चित्रकला थोड़ी सी कमजोर है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये रणथंभौर का दुर्ग है, और ये जो है रणथंभौर का दुर्ग है, ये पहाड़ी पर बने हुए हैं। देखो दोस्तों याद रखना है, अमीर खुसरो के अनुसार दोस्तों ध्यान रखना है, यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा है, और यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। दूर से पता भी नहीं चलता ये दुर्ग है या नहीं है, और ये रण तथा थंबन 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। दोस्तों यहां पर सेना जो पहुंच जाती है उलुग खां, नुसरत खां, अलप खां की, देखो दोस्तों, और जब उलुग खां रणथंभौर पर आक्रमण कर रहा था और इसी रणथंभौर पर आक्रमण होने वाला था, तब हमीर जो है ये स्वयं मुनि व्रत में था, यानी मौन व्रत में था, और सारे जो जवाब है वो लिखित में देते थे। देखो दोस्तों यहां पर उलुग खां और नुसरत खां दोनों आ चुके हैं, और देखो जैसे ही यहाँ दुर्ग के दरवाजे बंद होते हैं, वन, गिरी तथा एरन श्रेणी का ये रणथंभौर का दुर्ग है। दुर्ग का दरवाजा बंद होते ही परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। देखो दोस्तों एरन का मतलब होता है बहुत ही पथरीला स्थान, गिरी का मतलब आप समझते हैं, और वन भी आप आराम से समझते हैं। तो यहाँ पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पर एक ढेलुकी यंत्र लगा हुआ था, और इसी ढेलुकी यंत्र की सहायता से, याद रखना दोस्तों, हमीर के जो सैनिक थे यहाँ पर पत्थर फेंका करते थे और नीचे सबको मार देते थे। ऐसा रोज चलता था, 3 से 4 महीने तक ये कंटिन्यू चला दोस्तों, याद रखना। और एक दिन यहाँ पर जाता है नुसरत खां, और जैसे ही यहाँ पर नुसरत खां जाता है दोस्तों, याद रखना हमीर के सैनिक ने ऊपर के ढेलुकी से फेंके पत्थर, और ये पत्थर में नुसरत खां दबकर है वो मारा गया। याद रखना जैसे ही दोस्तों नुसरत खां मारा गया, नुसरत खां के मरते ही इनकी सेना में निराशा हताशा छा गई, सैनिक अस्त व्यस्त होने लगे। उलुग खां स्वयं ये हताश हो गया, तो इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को सूचना दी गई।
दोस्तों ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही सूचना मिलती है, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं होता है दिल्ली में, और दिल्ली से रास्ते में आता है हरियाणा तक पहुंचता है, और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक घटना हो जाती है, और हरियाणा के पास में रात्रि में विश्राम कर रहे थे, और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी है वो चाह रहा था शिकार करने के लिए जाए। अलाउद्दीन खिलजी इसके साथ में था इसका भतीजा जिसका नाम था अख्त खां, ये दोनों शिकार के लिए जाते हैं दोस्तों। और देखो दोस्तों यहाँ शिकार करने के लिए जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों से इतने ज्यादा गहन अंदर चले जाते हैं कि अख्त खां और अलाउद्दीन खिलजी दोनों अकेले ही होते हैं। ऐसे में अख्त खां है वो फायदा उठाता है और ये चाह रहा है अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी को मार दूं तो अख्त खां क्या बन जाता शासक। तो इसने तलवार से अलाउद्दीन खिलजी पर वार किए और इतना बुरी तरह घायल कर दिया, और अख्त खां को लगा अलाउद्दीन खिलजी मर गया। अख्त खां चले फिर से हरियाणा, स्थान था तिलपत, और इसी स्थान पर जाने के बाद पूरी घटना है वो सबको बताते हैं, सूचना देते हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी को जंगल में शेरों ने खा लिया, मार दिया। दूसरे दिन है, अब यहाँ पर जब आक्रमण करना हो रहा तो कोई ना कोई शासक जरूर होगा, तो अख्त खां को यहाँ पर जो है बनाया गया शासक। परंतु कुछ समय बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो रक्त से पूर्णतः लथपथ होकर या तिलपत पहुंच गया था, और सारी घटना बताने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अख्त खां को मार डाला। दोस्तों याद रखना है, इस तरह की स्टोरियों से डायरेक्ट हमें ऐसा जोड़ना बहुत जरूरी होता है। अब 3 से 4 दिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं पहुंच जाता है रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए। रणथंभौर का जो दुर्ग है, याद रखना दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही पहुंचता है इनके सारे सैनिकों में उत्साह है वो दोगुना हो जाता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना है, रोज यहाँ पर आक्रमण होते थे परंतु रणथंभौर के दुर्ग में ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहां से ढेलुकी से पत्थर फेंकते, बेचारा अलाउद्दीन खिलजी स्वयं परेशान हो जाता है, और यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस पूरी जगह पर एक पाशीब का निर्माण कराया जाता है, और ये पूरा रेतीला स्थान होता है। और अलाउद्दीन खिलजी के पास में स्वयं के पास में 3 शस्त्र होते हैं। एक शस्त्र का नाम है मंजरीक, दूसरे शस्त्र का नाम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अराधा, और तीसरा जो है वो है दरगछ। इन तीनों ही अस्त्रों की सहायता से ये ऊपर की तरफ फेंकते, और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना जैसे ही फेंकते और यहाँ पर आग लग जाती, परंतु दुर्ग के अंदर अभी तक इन्होंने प्रवेश नहीं किया। अब देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी लगभग 8 महीने तक यहाँ पर घेरा डाल के रखा, आखिरकार स्वयं परेशान हो जाता है और हमीरदेव से समझौता करना चाहता था। तो हमीरदेव से समझौता करने के लिए हमीरदेव ने संधि की शर्तें तय करने के लिए दुर्ग के अंदर से 2 व्यक्तियों को भेजा। दोस्तों नाम आपको याद होगा, रणमल और रत्तीपाल, और इन्हीं रणमल तथा रत्तीपाल को भेजा गया संधि की शर्तें तय करने के लिए। अलाउद्दीन ने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया, रणमल और रत्तीपाल को प्रलोभन दिया। जैसे प्रलोभन देते हैं समझौता तो होता नहीं है, और रणमल रत्तीपाल ने दुर्ग के गुप्त रास्ते बता देते हैं। अलाउद्दीन की सेना इस रास्ते को पार करके दुर्ग में चली जाती है। दोस्तों अब याद रखना, जैसे ही दुर्ग में जाते हैं और अलाउद्दीन के सैनिक टूट पड़ते हैं यहाँ पर, और फिर तो दिखती बात है हमीरदेव सिसोदिया ने यहाँ पर केसरिया किया, और इनकी रानी थी, उन्होंने जोर किया। दोस्तों याद रखना है, इसी को कहा जाता है शाका, और ये शाका हुआ था 11 जुलाई 1301। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये शाका हुआ राजस्थान का प्रथम शाका इसे कहा जाता है। और याद रखना राजस्थान का प्रथम शाका, और दूसरी उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, यहां पर जब केसरिया किया था वो हमीर ने किया था, जोहर किया था वो रानी ने किया था, जिसका नाम थे रंग देवी, और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था देवल दे। और इसी देवल दे के द्वारा पद्मला जो तालाब है, इस तालाब में कूदकर जोहर किया जाता है। दोस्तों राजस्थान का एकमात्र तथा प्रथम जल जोहर है वो यहीं पर हुआ। देखो दोस्तों, बरनी के अनुसार, अमीर खुसरो के अनुसार तथा फारसी साहित्यकारों के अनुसार यह एकमात्र ऐसा जोहर है, एकमात्र ऐसा शाखा है जो प्रामाणिक है। दोस्तों ध्यान रखना है, जिसका प्रमाण है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं।
और ऐसे करके इस दुर्ग पर है वो अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और उलुग खां को दुर्ग का क्या सूबेदार बना दिया जाता है। फिर बचे रणमल और रत्तीपाल। उससे पहले दोस्तों ध्यान रखना है, जब हमीर हार मान चुका था तो इसने भगवान शिव के मंदिर में जाकर अपनी गर्दन है वहां पर सुपुर्द कर दिया। रणमल और रत्तीपाल जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास में इनाम लेने के लिए, परंतु याद रखना दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने एक बात बोली कि रणमल रत्तीपाल, तुम एक हिंदू शासक के नहीं हुए तो तुम मेरे क्या होंगे, और इन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों याद रखना है रणमल और रत्तीपाल दोनों का। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, राजस्थान का प्रथम शाखा और राजस्थान का प्रथम तथा एकमात्र जल जोहर। देखो पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, जो कर्ण बघेल है, इस कर्ण बघेल की जो पत्नी थी वो थी कमला। उस कमला के साथ में अलाउद्दीन खिलजी का विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद में एक चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में एक पुत्र उत्पन्न जिसका नाम होता है खिज्र खां। हम बात करेंगे उसमें चित्तौड़ के बारे में। जब हमने गुजरात के बारे में बात की तो कर्ण बघेल के साथ में अंबे नामक स्थान पर उलुग खां ने एक व्यक्ति को 1000 दिनार से खरीदा। उसका नाम था मलिक काफूर। और याद रखना इसी मलिक काफूर की वजह से अलाउद्दीन खिलजी का निधन हुआ था। आज हम जो बात करेंगे रणथंभौर तक की, और यही हमारा रणथंभौर का चौहान वंश है। आगे जालोर के चौहान वंश से फिर से अलाउद्दीन खिलजी याद रखेंगे। दोस्तों याद रखना हमारी मेहनत को ऐसे आप जाया ना जाने दें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।